चलो, हमने सेल स्टार्ट किया था। हमने सेल में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार जल्दी से रिव्यू कराते हैं। हमने सबसे पहले सेल का हिस्ट्री पढ़ा, सेल हिस्ट्री। उसमें हमने ये बताया कि सेल कैसे डिस्कवर्ड हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कैसे कैसे डिस्कवरी आगे बढ़ी, ठीक है। उसके बाद हम आ गए सेल के इन्वेलप पे, मतलब सेल के बाउंड्री पे, जो था हमारा पहला सेल वॉल। सेल वॉल हम अच्छे से पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन पढ़ने के साथ हमारा इन्वेलप खत्म हो गया, सेल का बाउंड्री खत्म हो गया। फिर हमने सेल ऑर्गेनेली पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया था। न्यूक्लियस को बहुत डिटेल में पढ़ा, क्रोमोजोम भी पढ़ा उसी के साथ। और फिर हम जाकर सेल डिवीजन पढ़ने लग गए और इस चैप्टर को होल्ड कर दिए थे बीच में ही, और सेल डिवीजन पूरा पढ़ लिए। माइटोसिस भी पढ़ लिए, मियोसिस भी पढ़ लिए, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए, मॉड्यूल डिस्कशन भी हो गया है। अब हम लौट के आ रहे हैं इस चैप्टर पे, और इस चैप्टर में जो बाकी के सेल ऑर्गेनली बचे हुए हैं वो हमें पढ़ना है। और वो कौन है, मैं आपके सामने का लिस्ट रिप्रेजेंट कर देता हूं जल्दी से। मुझे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, मुझे प्लास्टिड पढ़ना है, और हमें राइबोसोम पढ़ना है, हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, हमें गोल्जी बॉडी पढ़ना है। ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान, क्या खटपट खटपट कर रहे हो, सुनो इधर। गोल्जी बॉडी पढ़ना है, हमें लाइसोसोम पढ़ना है, हमें वैक्यूल्स पढ़ना है, और हमें साइटोस्केलेटल पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद हमारा बाकी का बचा हुआ सेल ऑर्गेनल खत्म हो जाएगा। लास्ट में कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेंगे, चैप्टर समाप्त। अब मैं बता दूं तुम्हें, आज तो हमारा टारगेट था कि इस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड दोनों को खत्म कर दें, लेकिन 20 मिनट ऐसे ही चला गया, कोई बात नहीं है। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया खत्म कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। प्लास्टिड की कुछ बातें कर लेंगे, फिर कल हम प्लास्टिड राइबोसोम खत्म कर लेंगे। उसके नेक्स्ट डे में एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी समाप्त कर लेंगे। उसके नेक्स्ट डे में लाइसोसोम वैक्यूल्स, और लास्ट डे में, यानी कि अगले एक सप्ताह में चैप्टर 100% फिनिश होना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं लिखना है, सारा बात नोट्स में आपको लिखा मिला है, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है। जिनको नहीं मिला है मिल जाएगा। बस सुनिए ध्यान से, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या क्या इसमें चीजें होती है। सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही मैंने बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए, यह एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है सेल के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होती है। इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली साहब। दूसरा बात, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में नहीं होता, अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। किसी भी प्रोकैरियोट में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगी। तो कहां मिलेगी, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में मिलती है। सवाल आता है, सर यूकैरियोट में एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मिलती है, क्या एक ही मिलती है या बहुत सारी मिलती है, तो किसमें कितनी मिलती है। बच्चे, ये प्रोकैरियोट में तो मिलती ही नहीं है, और यूकैरियोट में जिस सेल में मिलती है एक से अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर एक से अधिक होती है। और मैं ये भी बता दूं, एक ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर वेरिएबल होती है। आज जो सेल नॉर्मल फिजियोलॉजी कर रही है, सपोज दैट उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 150 से 250 माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही होगा। काम क्या है, एटीपी बनाना। मैं सिखाऊंगा आपको एटीपी कैसे बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया। नॉर्मली इतना माइटोकॉन्ड्रिया तो एक सेल के अंदर होता ही है, लेकिन जब सेल की फिजियोलॉजी बढ़ जाती है तो इसकी काउंट 500 तक भी जा सकती है। और काउंट कैसे बढ़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन होकर के डिवाइड कर जाती है। क्या होता है बाइनरी फिजन, सिंपली 1 से 2 बन जाना, सेम स्ट्रक्चर का 1 से 2 बन जाना, बाइनरी फिजन। अ काइंड ऑफ ए माइटोसिस, ए माइटोसिस का ही एक प्रकार है बाइनरी फिजन। और माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर बढ़ जाती है। तो सवाल है, क्या हर सेल में नंबर वेरिएबल है? हाँ, जिस सेल की फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा होगी उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होगा। लेकिन एक सवाल बोला जाता है कि नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। बच्चे, नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक फ्लाइट मसल्स ऑफ फ्लाइट मसल्स फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड में पाया जाता है। बर्ड होते हैं ना, बर्ड बर्ड उड़ते हैं ना, तो उसके जो पंख होते हैं उसमें फ्लाइट मसल्स होता है। और वो फ्लाइट मसल्स के जो सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर सबसे अधिक होती है। और इसलिए होती है, एक बार वो उड़ान भरेगी तो फिर उसको एटीपी बनाने का समय नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इतना सारा होना चाहिए कि एट ए टाइम ह्यूज अमाउंट में एनर्जी बनाए। और वो ऐसा नहीं कि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे एटीपी बना रही है, तब तो वो फ्लाइट कर ही नहीं सकती ना। तो इसीलिए पूछा जाता है कि सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कहां मिलती है, तो फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड में मिलती है। बच्चों, ये मैंने बताया है किसमें, वर्टिब्रेट के अंदर। लेकिन अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएं
तो अमीबा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर लाखों में होती है, लाखों में। लेकिन वो लोअर ऑर्गेनिज्म है, मैंने हायर ऑर्गेनिज्म में नंबर बताया सबसे अधिक फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड में। अब बात आता है सर ये माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर वेरिएबल होती है तो समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होती कहां सर, हमको कैसे दिखेगा? देखो साहब, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में साइटोप्लाज्म में होती है, नहीं दिखेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें नहीं दिखेगा। पता है क्यों? उसकी साइज काफी छोटी होती है। मैं उसका अगर साइज की बात करूंगा तो साइज होती है उसकी, अगर मैं उस माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई बात करूंगा तो उसकी लंबाई होती है 1 से 4 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ये क्या है? लेंथ है, 1 से 4 माइक्रोमीटर। और डायमीटर होती है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 आता है। ये क्या है? डायमीटर है। अब सोचो यार, इतनी एक तो सेल नहीं दिखती है नेकेड आई से, अब तुम माइक्रोस्कोप में सेल देख लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा, काय नहीं दिखेगा? उस साइटोप्लाज्म में इतने छोटे छोटे कौन किधर तैर रहे हैं पता नहीं चलेगा, सब तो पत्थर दाने जैसे दिखेंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो फिर बात है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को जाने कैसे, देखे कैसे, पढ़े कैसे, जानते कैसे उसके बारे में? तो बच्चों एक डाई है, डाई मैंने आपको सिखाया था, डाई क्या होता है? कलर करने का काम आता है। एक डाई है जिसका नाम है जेनस, जेनस ग्रीन। देखो जब जेनस ग्रीन कई प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी अलग अलग टाइप के कलर होते हैं उसके। जेनस ग्रीन बी, जेनस ग्रीन बी एक डाई है, याद रखना ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। जेनस ग्रीन बी जो है यदि हम सेल में डाल दें ऐसे करके तो अब तब जाके सेल को माइक्रोस्कोप में लगाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएगा, तब जाके माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएगा। और पता है आपको वो कैसा दिखेगा? जूता जैसा होता है ना, जूता छोड़ो, चम्मच जानते हो? चम्मच, चम्मच इस टाइप का देखे होगा ना, इस टाइप का यार, इस टाइप से स्टार्टिंग में ऐसे रहता होगा, गौर कियो, और उसके बाद आगे जाके ऐसे हो जाता होगा, गौर कियो, इस टाइप से। और ये गौर करना, 3D में समझो, ये चम्मच का ऊपर वाला ये आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा क्या होता है? कर्व्ड होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, राइट जी। और ये उधर क्या होता है? सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। चम्मच, बच्चों वाला चम्मच बच्चों को नहीं देते ऐसे, ज्यादा उठा हुआ रहता है, एकदम सेम उसी प्रकार से दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसको और एक शेप नाम देना चाहे तो उसको आप बोल सकते हो सॉसेज शेप, SAUSAG। सॉसेज क्या होता है पता है? जूता, जूता भी तो ऐसा ही होता है यार, बूट, बूट याद करो, आगे का पोर्शन थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ पोर्शन रहेगा और नीचे जो रहेगा जिसमें तुम जहां से पैर घुसाते हो, जहां से पैर घुसाते हो वो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप का रहता है ना, पैर घुस जाता है तो वो भी फील हो जाता है, मतलब कि भर जाता है। और आगे का जो पार्ट है जो उठा हुआ था उसमें तुम्हारा आगे का पैर वाला पोर्शन घुस जाता है, आगे अंगूठा वाला। तो इसको बोलते हैं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा? सॉसेज शेप। और एनसीईआरटी ने एक शेप और लिखा, सिलेंड्रिकल। पता है जब माइटोकॉन्ड्रिया बनती है ना तो पहले वो सिलेंड्रिकल शेप की बनती है, फिर धीरे धीरे आगे का उसका पोर्शन क्या होता है? ऐसे उठ जाता है। तो कुल मिला के ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सॉसेज शेप की है एंड सिलेंड्रिकल शेप की है। ये पहले सिलेंड्रिकल शेप की होती है, फिर आगे का पोर्शन ऐसे करके उठ जाता है तो फिर जाके सॉसेज बन जाता है। तो अगर ऑप्शन में दोनों हो तो बहुत मारना, एक चुनना पड़े तो सॉसेज, क्योंकि फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया की शेप सॉसेज शेप की होती है। फॉर्मिंग माइटोकॉन्ड्रिया की शेप आपको सिलेंड्रिकल दिखेगी, लेकिन अगर बहुत हो तो बहुत मारना, क्योंकि कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो बन रहे हैं वो सिलेंड्रिकल ही नहीं दिखेंगे जी। तो सिलेंड्रिकल और सॉसेज दोनों, लेकिन फाइनली सॉसेज शेप में होता है, सॉसेज जूता जैसा, चम्मच जैसा ऐसा दिखेगा। तो साहब अब बात है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया जब दिखती है तो उसमें क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया करती क्या है, क्यों, क्या है सर उसके अंदर? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना पॉइंट क्लियर है जी, एक बार फिर से रिवाइज करा दे तू, मैंने क्या बोला जल्दी से? मैंने इतना बोला कि साहब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं, अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे सही। प्रोकैरियोट में ये एक्सक्लूसिवली नहीं होता है और ये यूकैरियोट में होता है, और यूकैरियोट में सब प्लांट हो के, कुछ सारे बच्चे तो गलतफहमी पालते हैं क्या कि सर माइटोकॉन्ड्रिया केवल एनिमल में और क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में। अरे भाट, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में होता है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि केवल एनिमल में होगा, प्लांट में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया यार। तो अपने मन से नहीं पाल लेना है कि ये प्लांट में वो एनिमल में, जिसका जहां बताएंगे क्लोरोप्लास्ट का भी बताएंगे, जहां होता है बताएंगे। नंबर एक सेल में एक से अधिक होता है और इसकी नंबर वेरिएबल होती है, सेल की फिजियोलॉजी पर डिपेंड करती है। सबसे अधिक कहां होती है? फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड में। लेकिन अगर लोअर ऑर्गेनिज्म में पूछे तो सबसे अधिक कहां होती है? तो अमीबा में होती है। अच्छा बच्चों एक कंपैरिजन दिया एनसीईआरटी में, प्लांट और एनिमल के तुलना में, जो गौर से सुनिएगा, प्लांट और एनिमल के तुलना में आपको क्या लगता है किसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता होगा?
प्लांट और एनिमल के तुलना में? शिवानंद, तुमको क्या लगता है शिवानंद? एनिमल सर। एनिमल काहे? काहे एनिमल? सर स्टेबिलिटी नहीं है सर एनिमल। कुछ भी बोल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं। अरे भाई साहब, एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर ज्यादा होती है प्लांट के तुलना में, ये एक सच बात है। सॉरी, एनिमल में ज्यादा होती है। क्यों, मैं बताता हूँ। एनिमल के सेल्स का फिजियोलॉजी जितना होता है ना, प्लांट के सेल्स का फिजियोलॉजी उतना टफ नहीं होता है। एनिमल्स को एनिमल में यूं बोलो ना, सिंपली यूं बोलो कि एनिमल की मेटाबॉलिज्म जो होती है ना, वो बहुत वास्ट होती है। उसमें एटीपी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही एटीपी बनाना। इसीलिए एनिमल के केस में, एनिमल के केस में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर प्लांट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। कितना होती है कोई नहीं पूछेगा तुमसे, वो वेरिएबल होता है यार, लेकिन हाँ ज्यादा होती है, ये फैक्ट है। क्यों होती है तो कारण बता दिया मैंने। फिजियोलॉजी एनिमल के सेल का प्लांट के सेल की तुलना में ज्यादा वास्ट होता है, मेटाबॉलिज्म, तो इसलिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगला पॉइंट मैंने बोला कि साइज में अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो लेंथ इसका 1 से 4 माइक्रोमीटर होता है और डायमीटर 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर होता है। शेप सॉसेज भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है। अब मैं इसमें वो स्टार मार्क लगा रहा हूं जो नोट्स में नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको नोट्स में ऐड करेंगे। ये नोट्स में नहीं है, नोट्स में ऐड कर लेना है। ये नोट्स में नहीं है, ऐड कर लेना है। और ये नोट्स में है या नहीं है मुझे नहीं पता, देख लेना। ये नोट्स में ऐड कर लेना। जेनस ग्रीन लिखा हुआ है लेकिन बी नहीं लिखा हुआ है, ऐड कर लेना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी जल्दी, 1 2 3 क्लिक। डन। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और बात, हमारे पास 6 मिनट है इस मीटिंग के लिए। हम बात करते हैं जल्दी से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या क्या बात है। हमने कहा कि साहब ये आपको सेल के अंदर दिख जाएगा तब जब आप जेनस ग्रीन डालेंगे। सब ये करता क्या है, क्या काम है इसका, फंक्शन क्या है? बच्चों, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, सेल रेस्पिरेशन, नाम ही है उसका, सेल रेस्पिरेशन। पिछले साल वाला वीडियो पढ़ा हुआ है, देख सकते हो जिसको देखना है। सेल रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन में एक चीजें होती है, फूड को तोड़कर एनर्जी बनाया जाता है। फूड को तोड़कर एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रखा जाता है? एटीपी के फॉर्म में। और यहां पर आप फूड का ऑक्सीडेशन करा के उससे एनर्जी निकालते हैं। क्या करते हैं, जल्दी बोलिए? ऑक्सीडेशन। फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीडेशन की मदद से कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल के। पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे सेल रेस्पिरेशन। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी में स्टोर करी जाती है, और यही काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेटिव। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव। क्योंकि ऑक्सीडेशन से क्या हुआ? फूड का ब्रेकडाउन। फास्फोराइलेशन, फास्फो मतलब फास्फेट, फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी के बनने की प्रोसेस। मगर फूड के ब्रेकडाउन से एटीपी बनने की प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी साहब। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सही फंक्शन इसका यही है। पता है बच्चों, ये पूरे सेल को एटीपी बना बना के देती है, और पूरा सेल इसी एटीपी से अपनी हर एक्टिविटी को कर पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर हाउस ऑफ सेल। काई जी, एक बार बताओ, आपके घर में बिजली आती है, आप उसी बिजली से, देखो मैं उसी बिजली से भी लैपटॉप से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पेन टैबलेट, ये मेरा लैपटॉप, ये वाईफाई, सब कुछ उसी से चल रहा है। इसी बिजली से फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रहा है, किचन का बहुत सारा काम हो जाता है, एवरीथिंग इसी बिजली से हो रहा है। और ये बिजली कहाँ से आ रही है? जहां से आ रही है, क्या मैं उसको पावर हाउस बोलता हूँ? ऐसे ही सेल के अंदर हर काम, मेटाबॉलिज्म में मेजॉरिटी फंक्शन में एटीपी इन्वॉल्व होता है, और वो एटीपी देने का काम कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी देती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये सारा बात माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन में मैंने बात कर लिया। अब हम आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे। हमारा इस मीटिंग का 20 मिनट ऐसे ही गायब हो गया था ज्वाइन कराने में, कोई बात नहीं है। तो हम अब आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे और उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखो मैंने डायग्राम बना भी लिया था, फिर से बना लेंगे, कोई बात नहीं है। हम अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्या बोला, सबको समझ में आ गया होगा। ये वर्ड भी एनसीईआरटी नोट्स में नहीं है, इसको भी आप क्या करेंगे? ऐड कर लीजिएगा फंक्शन में। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, नोट्स में आप इसको ऐड करेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फूड को ऑक्सीडेशन की मदद से तोड़कर एनर्जी निकाल के एटीपी बनाना।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन। ये पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे सेल रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो यहाँ तक इंट्रो खत्म हुआ, हम फिर लेते हैं अब सेल का स्ट्रक्चर।